लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे सबके दिमाग में एक ही आती है कि अगर हमें सेफ़ इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमें एनुअली बेसिस पे 15 से 16% रिटर्न आसानी से पाने हैं, अगर हमें अच्छी तरीके से अपने पैसे को ग्रो करना है, तो एक ही तरीका है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, विजय केडिया जी की बात करें, या किसी भी बड़े इन्वेस्टर की बात करें जो बहुत ही समय से, राधा कृष्ण डवानी की बात करें जो बहुत समय से मार्केट में इन्वेस्टेड था और उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है मार्केट से और उनका वेल्थ का जो क्रिएशन है वो अच्छे से हुआ है। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर को कैसे पिक करें। और अगर आप इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वैसे आगे ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इन्हीं टॉपिक्स पे, कुछ अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई शेयर पिक करना है तो वो कुछ फैक्टर्स पे खड़ा उतरना चाहिए शेयर, कुछ क्राइटेरिया है उन्हें मीट करना चाहिए शेयर, तभी हमें वो शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम किसी ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में उतने ही रेट पे रह जाए जितना रेट अभी है, या फिर उससे भी कम प्राइस पे आ जाए। अब दोस्तों, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म यानी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये सोच ही बिल्कुल गलत है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आप स्टॉक को तब सेल करेंगे या तो उस स्टॉक का जिस पर्पस के लिए आपने स्टॉक ख़रीदा था उस स्टॉक का पर्पस वो फुलफ़िल हो चुका है। जैसे कि अगर हमने स्टॉक इसलिए ख़रीदा था कि पिडिलाइट की मोनोपोली है। पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जो फेविकॉल के सेक्टर में, जो एडहेसिव्स के सेक्टर में बहुत ऊंची है, वो मोनोपोली समाप्त हो जाए, कोई ऐसा कंपटीटर आ जाए जो उसको कम्पीट करने लग जाए और उससे बेटर परफॉर्म करने लग जाए, तब हम स्टॉक को बेचेंगे। या फिर दूसरा, हमें पैसों की ज़रूरत होगी तब हम स्टॉक को बेचेंगे। यानी लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2 से 3 साल या 4 साल से ज़्यादा की अवधि को बोला जाता है। हमने स्टॉक को बार बार देखना नहीं है, उसके प्राइस को बार बार देखना नहीं है, और 2 से 3 साल में कम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, इससे भी कई ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हमें स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, जब तक हमारे ये 2 पर्पस जो मैंने आपको बताया, या तो हमें पैसे की ज़रूरत ना पड़ जाए, या जिस रीज़न की वजह से हमने स्टॉक को ख़रीदा था वो रीज़न फुलफिल ना हो जाए, तब तक हमने स्टॉक को नहीं बेचना। चाहे कोई बैड न्यूज़ आती रहे, चाहे उनके क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आते रहे, क्योंकि हमें कंपनी के बिज़नेस मॉडल पर भरोसा है, हम कंपनी पर भरोसा है, और जो उसके अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, कंपनी के अंदर बड़े बड़े जो मैनेजमेंट है, उस पर भरोसा है, इसलिए हमने स्टॉक को नहीं बेचना। अब आइए देखते हैं क्राइटेरिया। तो सबसे पहले कंपनी में सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ का ये मतलब है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंपनी ने अपने सेक्टर्स को बढ़ाना है। जैसे एशियन पेंट है कंपनी, तो एशियन पेंट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो समय की डिमांड के साथ साथ वो डेकोर में जो डेकोरेटिव आइटम्स है उसमें अपनी जो बिज़नेस मॉडल है उसे बढ़ा रही है। मतलब पहले जहाँ खाली इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट बेचने वाली कंपनी, अब हाउस डेकोर, बाथरूम डेकोर, वॉलपेपर्स, और जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, एडवांसमेंट हो रही है, वैसे वैसे आगे बढ़ती जा रही है। अब पॉल्यूशन फ्री पेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक लेके यूवी फ्री पेंट्स और टेम्परेचर रेजिस्टेंट पेंट्स, ऐसे करके नए बहुत सारे ब्रांडेड आइटम्स कंपनी लेके आ रही है, जिससे अल्टीमेटली जो है उनका जो सेक्टर है, बिज़नेस मॉडल है, वो ग्रोथ हो रही है, और सस्टेनेबल ग्रोथ की वजह से उनका बिज़नेस जो है आगे बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरा, कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर होनी चाहिए। कंपनी की जो सेल्स हैं, जो रेवेन्यू है, वो कंसिस्टेंटली उसी मार्क को हिट करनी चाहिए या उससे बढ़िया होनी चाहिए। हमेशा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए हमें कंपनी के बिज़नेस में। ऐसे नहीं है कि कंपनी ने 1-2 क्वार्टर्स में तो अच्छा परफॉर्म किया, पर बाद में फिर वापस वो कंपनी की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हमें हमेशा इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस में, तब हम कंपनी को ट्रस्ट करेंगे। दोस्तों, एक कंपनी में इन्वेस्टर होने का मतलब है कि आप कंपनी को थोड़ा सा शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर मतलब उसका थोड़ा सा स्टेक होल्ड कर रहे हैं आप कंपनी में। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आप स्टेक होल्डर हो उसमें कहीं से भी लेकर कहीं तक डिक्रीमेंट हो। आप चाहेंगे कि उसकी फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ आपको बना के दे कंपनी। दोस्तों, लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल होना चाहिए। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं आज वो यूटिलिटी में है और कल वो यूटिलिटी बंद हो जाएगी। हमें कोई ऐसी कंपनी देखनी है, जैसे हम नेस्ले का एग्जांपल ले लेते हैं, जो उसकी मैगी है या फिर जो भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका बेबी फूड है, जो उसका सेरेलैक है, वो ऐसा तो नहीं है कि अभी 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा, बाद में उसकी डिमांड नहीं आएगी। दोस्तों, इसकी डिमांड
पूरी पूरी एटर्नल है, ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी बीत जाएगी पर डिमांड ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों हमें ऐसे मॉडल्स में, ऐसे बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। फिर उस कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, मतलब बाकी कंपनी से कंपनी बेटर होनी चाहिए। अब एग्जांपल ले लेते हैं मैरिको की। मैरिको दोस्तों बनाता है पैराशूट ऑयल। अब जो पैराशूट ऑयल मैरिको बनाता है, वैसा पैराशूट ऑयल, जितनी डिमांड पैराशूट ऑयल की है, वैसा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है वो पूरी इंडस्ट्री में और कोई कंपनी नहीं बनाती दोस्तों। तो इसलिए ऐसी कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए बाकी कंपनी से कंपैरिजन में, कि वो उससे ऊंची, उससे बेहतर होकर खड़ी उतरे। अब दोस्तों ऐसे ही देख लेते हैं हम मारुति सुजुकी की। जितनी गाड़ियाँ मारुति सुजुकी बनाती है, बाकी पूरी इंडस्ट्री में और कोई कंपनी नहीं बनाती। इसलिए मारुति सुजुकी की एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो बाकी कंपनीज़ को नीचे बिठा देती है और वो कंपनी को ऊपर खड़ा उतरा के दिखाती है। ऐसे ही आपका डी मार्ट है। जितनी वैल्यूएशंस पे, जितनी सस्ती वैल्यूएशंस पे डी मार्ट, और जितनी जगहों पे डी मार्ट का स्टोर अवेलेबल है, बाकी पूरी इंडिया में और कोई स्टोर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से डी मार्ट को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है ओवर इट पीयर्स, जिस वजह से वो बाकी कंपनी से सुपीरियर निकल के खड़ी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ROCE और ROE की, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। दोस्तों तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का, हमें चूज़ करने के लिए उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में। जिस भी स्टॉक का ROCE और ROE 15% से ज़्यादा होता है दोस्तों, वो स्टॉक अल्टीमेटली फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करता है, इसकी एक गारंटी देखने को मिलती है। तो हमें कोशिश करनी है वैसी कंपनी चूज़ करने की जो ROCE और ROE 15% से ज़्यादा हो। हम कोई बाउंड नहीं है, या कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसके अंदर ही आना है, पर हमें कोशिश करनी है कि इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे वो कंपनी, जिस भी कंपनी को हम चूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा अगर उस कंपनी का, अगर वो मार्केट में मोनोपोली है हमारे पोर्टफोलियो में आने का। क्योंकि जो कंपनी मार्केट में मोनोपोली है, जैसे अब पिडिलाइट है, पिडिलाइट जो फेविकॉल, जो एडेसिव बनाती है फेविकॉल, वो और कोई कंपनी बनाती ही नहीं है। अब IRCTC है, जो IRCTC में टिकटिंग का काम होता है, या केटरिंग सर्विस का काम होता है, या रेल नीर का काम होता है, वो और कोई कंपनी करती ही नहीं है। तो हमें एक तरीके से मार्केट मोनोपोली मिलती है कि भैया मार्केट में जो ये लिस्टेड कंपनी है, इसके जैसा काम दूसरी कोई कंपनी करती ही नहीं है, तो जो ग्रोथ आएगी वो इसी कंपनी में आएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं SBI कार्ड्स का। देखिए HDFC कार्ड, SBI कार्ड, ICICI कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स की कंपनी है, पर NSE और BSE में लिस्टेड तो खाली SBI कार्ड ही है। तो जितना भी मार्केट शेयर होगा, जितना भी पब्लिक के अंदर जो शेयर होल्डर हो सकता है, वो SBI कार्ड में ही हो सकता है। तो SBI कार्ड जो प्रॉफिट देगी वो पब्लिक शेयर कर सकती है, पर बाकी कंपनी की जो कार्ड कंपनी है वो पब्लिक शेयर नहीं कर सकती। इसलिए अगर कंपनी लिस्टेड मोनोपोली है, या वैसे ही मार्केट में कंपनी मोनोपोली है, पिडिलाइट का एग्जांपल ले लें, तो उससे भी हमें एक एडवांटेज मिलेगा उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में चूज़ करने का, क्योंकि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न बना के देगी दोस्तों। अब आगे बात करते हैं डेट फ्री होने का, या वर्चुअली डेट फ्री होने का। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी ऐसी कंपनी को हमने अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना जिसके ऊपर डेट हो। ये हमारी एक बाउंडेशन होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर डेट होगा दोस्तों, तो कंपनी ही ऑलरेडी कर्जे में है, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए कंपनी को कोई ना कोई नए स्टेप्स लेके आने पड़ेंगे, थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई बार जो है वो अच्छे रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर पाती। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसी कंपनी को ढूंढने जो डेट फ्री हो, या अगर डेट हो भी तो उससे ज़्यादा के कैश रिजर्व हो, जिसे हम वर्चुअली डेट फ्री मानते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो वर्चुअली डेट फ्री हैं, डेट तो है पर उससे ज़्यादा के कैश रिजर्व हैं, इसलिए कंपनी बहुत आसानी से उसे मीट कर देती है डेट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो प्लेज नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट के डिसीजन से पता चलता है कि कंपनी शेयर्स प्लेज कर रही है या नहीं कर रही है। मैनेजमेंट की होलिस्टिक अप्रोच से पता चलता है कि कंपनी शेयर्स को प्लेज कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने ऐसी मैनेजमेंट ढूंढनी है, ऐसी शेयर ढूंढना है जिसके जो कंपनी जो मैनेजमेंट है वो शेयर्स को प्लेज ना करती हो। दोस्तों बहुत ही बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करती है अगर कंपनी के ऊपर डेट नहीं है और उसके शेयर्स प्लेज नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि हमारी मार्केट में ऐसे कौन कौन से शेयर लिस्टेड हैं जो इन सब क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, या फिर हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए लंबे टर्म के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो में मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अभी जाके इन्हें ख़रीद लीजिए, या ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये शेयर्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मैं अपने में रखने वाला हूँ, और एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में यूट्यूब के द्वारा वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं पर्सनली खुद करता हूँ। तो मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शेयर्स आप लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, आप अपने एजुकेशनल पर्पस से या अपने इंसाइट से डिसाइड कीजिए कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो बात करें सबसे पहले एशियन पेंट्स की। दोस्तों एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है। ये बाकी सारी कंपनी से मार्केट कैप में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा है।
अपने जितने भी पीयर्स हैं, इसके बर्जर पेंट हो गया, नेरोलैक पेंट हो गया, उससे सबसे सुपीरियर निकल के आता है। इसलिए एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और दोस्तों ये है रीज़न कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 176% रिटर्न्स ये कंपनी आपको डिलीवर करके दे चुकी है 5 साल में, जो एक फिनोमिनल रेट होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कंपनी आपको बना के दे सकती है और लंबी अवधि में ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। दूसरे पायदान में जो कंपनी मैंने इंक्लूड करी है वो एस्ट्रल लिमिटेड है। दोस्तों ये पाइप की एक कंपनी है जो प्लास्टिक पाइप वेयर्स में पीवीसी पाइप में डील करती है। इसके पीयर्स जो है प्रिंस पाइप है, फिनोलेक्स पाइप है, पर उन सबसे भी ये एक मार्केट लीडर है। इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और उनकी सेल्स और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट लीडर होने की वजह से ये कंपनी आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स लंबी अवधि में बना के देखती है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस बहुत ही कम वैल्यूएशंस पे अवेलेबल था कोविड के टाइम पर, और अब कंपनी ने बहुत ही अच्छी सर्च दिखाई है। और दोस्तों आगे आने वाले समय में कंपनी बहुत ही अच्छी सर्च दिखाएगी, इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में डील करती है, फाइनेंस सेक्टर में इंक्लूड करती है और बहुत ही अच्छा कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आइए देखते कैसे है। देखिए दोस्तों, कंपनी यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात करें तो 5 साल में 533% बढ़ चुकी है। 100% से ज़्यादा पर ईयर की ग्रोथ है कंपनी की। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक प्राइस है। और ये देखिए कोविड के टाइम पे कंपनी आपको 2000 के प्राइस पे मिल रही थी, जिसका रेट आज 6000 हो चुका है, 6700 हो चुका है बल्कि, और 2000 के प्राइस पे मिल रही थी कोविड टाइम पे। तब हमने बाय करनी चाहिए थी, पर अभी भी कंपनी का स्टॉक कोई महंगा नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म अवधि में हम लंबे समय के लिए अगर कंपनी को खरीदना चाहें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और ज़रूर एक शेयर होल्डर को अपने इसे एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर को इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों अगले 2 नंबर पे शेयर आते हैं बीएससी और सीडीएसएल। दोस्तों ये दोनों शेयर जो हैं वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, और जैसे जैसे फ्यूचर में नए नए डीमैट अकाउंट खुलने जा रहे हैं, जैसे जैसे फ्यूचर में अलग अलग तरीके के आईपीओज आ रहे हैं, और जैसे जैसे अल्टीमेटली बैंक में एफडी का इंटरेस्ट कम हो रहा है और बाकी आपका सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, और दोस्तों हमारे पास एज ए रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो लोग इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, नए नए डीमैट अकाउंट खुला रहे हैं। इस वजह से बीएससी और सीडीएसएल का शेयर भी हम लोग अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लंबी अवधि में इन शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लेना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अगर हम बात करें तो वहाँ पे डीमैट अकाउंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर में खुल चुके हैं, पर इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन अभी डीमैट अकाउंट खुलने स्टार्ट हुए हैं, और फ्यूचर में अगले आने वाले 10 सालों में बहुत अच्छे से इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने की संभावनाएँ हैं। तो ये दोनों शेयर भी हमें अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने हैं। दोस्तों छठे नंबर पर आता है डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली डील करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती आ रही है पिछले कई सालों से। आइए देखते हैं इसका चार्ट को। देखिए दोस्तों कितना अमेजिंग ग्राफ है इस कंपनी का। पिछले 5 साल में 261% रिटर्न्स कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक तरीके से मार्केट लीडर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। और ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो अल्टीमेटली कुछ सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है, और ये उस सेक्टर की मार्केट लीडर है। दोस्तों हमें ऐसे ही सुनना है, एक ऑप्टिमिस्टिक सेक्टर चुनना है और उसके बाद में उस एक ऑप्टिमिस्टिक मार्केट लीडर चुनना है उस सेक्टर का, जिसके अंदर जो मैनेजमेंट हो बहुत अच्छी हो, जो ग्रोथ हो बहुत अच्छी हो, और रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहे हो कंपनी के। दोस्तों डिवीज़ लैब के बाद हम देखते हैं आइकर मोटर को। आइकर मोटर जो बुलेट को बनाती है, जो मेनली बहुत ही फेमस है यंगस्टर्स के बीच में हमारे बाइक, और बाकी जो ट्रक इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रक्स वगैरह के उसमें काम करती है कंपनी, मैन्युफैक्चर में काम करती है कंपनी। बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमारे पोर्टफोलियो में ये कंपनी का होना भी एक लाजमी बात है। मैंने तो इंक्लूड किया है, बाकी हमने एक मारुति सुजुकी को भी ऑटो सेक्टर से अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है। तो इन दोनों में आप एक चूज़ कर सकते हैं। 25 स्टॉक्स चूज़ करने थे, इसलिए 25 स्टॉक्स में से मैंने एक आइशर मोटर को भी चूज़ किया है। अगली बात करते हैं हैवेल्स की। दोस्तों हैवेल्स इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स में डील करती है, एक मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है, पर यह कंपनी मेरे को फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखती है, और मेरे को लगता है कि ये कंपनी भी हमारे पोर्टफोलियो में हमें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर इसके चार्ट्स को, ग्राफ को देखें तो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं पिछले कई सालों से, और आगे आने वाले सालों में भी हमें लगता है कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगी।
देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है हैवेल्स इंडिया और आपको 200% के लगभग रिटर्न्स दे चुकी है, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं इक्विटी मार्केट में दोस्तों। इसलिए हैवेल्स भी हम अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए इंक्लूड करेंगे। और दोस्तों अब अगला शेयर है मेरा फेवरेट शेयर, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों ये शेयर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है दोस्तों, मेनली सोप के बिज़नेस में, शैम्पू के बिज़नेस में और थोड़े से एडिबल आइटम्स के बिज़नेस में कंपनी इंक्लूड करती है और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी इंक्लूड करती है। FMCG में एक मार्केट लीडर है और ये स्टॉक तो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आई है, सिर्फ 5 सालों से नहीं, पिछले 50 सालों से और आगे आने वाले 50-60 सालों के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी मार्केट लीडर निकल के उभरेगी और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगी। ये देखिए, पिछले 5 साल में इतने कम रिस्क के साथ कंपनी ने आपको 188% रिटर्न्स दिए हैं और अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो दोस्तों वो फिनोमिनल होते हैं। 1470% रिटर्न्स आपको दे चुका है स्टॉक 20 रुपये का था, वहाँ 200 रुपये का था, वहाँ से 2440 रुपये बढ़ के आज 2600 रुपये का पहुँच गया और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको फिनोमिनल रिटर्न स्टॉक ने प्रोवाइड किए हैं। इसलिए ये शेयर भी आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात आती है तो HDFC लाइफ एक बहुत बड़ा नाम आता है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप देखते हैं डेवलप्ड नेशंस को तो वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, बाकी सारी इंश्योरेंस की जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और हमारे नेशन में अभी हम लोग इंश्योरेंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर आगे आने वाले 20-25 सालों में अकॉर्डिंग टू मी इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर निकल के आएगा हमारे देश में। तो एक इंश्योरेंस का शेयर HDFC लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस पे डील करता है वो वाला शेयर भी हमारे पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली बात करते हैं HDFC बैंक की। अगर बैंक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में कोई शेयर है जो मार्केट लीडर है और बाकी सारे बैंक से ऊपर निकल के आता है तो वह दोस्तों HDFC बैंक है। इसलिए उस शेयर को भी हमने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है। एक सेक्टोरियल ग्रोथ अगर हम बैंकिंग सेक्टर की देखें, फाइनेंस सेक्टर की देखें तो उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके आता है HDFC बैंक, इसलिए ये शेयर भी हमने इंक्लूड किया है। दोस्तों अगली बात करते हैं इन्फोसिस की। मेरा पसंदीदा एक और स्टॉक है इन्फोसिस आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड्स देता है, स्प्लिट देता है और स्टॉक में ग्रोथ बहुत फिनोमिनल है। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है शिबुलाल के अंदर और बहुत ही अच्छा आपको आगे आने वाले कुछ समय में कंपनी रिटर्न बना के देने वाली है, इस बात की गारंटी है। नाम से ही पता चलता है इन्फोसिस ने आपको आने वाले कुछ समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे और IT सेक्टर अभी ऑलरेडी एक बूम पर चल रहा है, तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इन्फोसिस का होना भी ज़रूरी है। इसके एक बार ग्राफ पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए पिछले 5 सालों में कंपनी आपको ऑलरेडी 240% की ग्रोथ दे चुकी है, 240% का इंक्रीमेंट दे चुकी है और अगर आप मैक्सिमम ग्रोथ देखें तो बहुत ही फिनोमिनल मैक्सिमम ग्रोथ है कंपनी की। अगर जब से ऑल टाइम अगर ग्रोथ देखें तो 14,000% बढ़ चुका है कंपनी का स्टॉक और बहुत ही तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको दे रही है और आपके पैसे को बहुत ही आसानी से कंपनी मल्टीप्लाई करेगी और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग कमीशन, दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एक मोनोपोली कंपनी है, इसकी जैसी दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं मार्केट में। और ये कंपनी बेनली टिकटिंग में, कैटरिंग में और रेल नीर में, जो बहुत तीनों एक मोनोपोली चीज़ें हैं जिसकी डिमांड अल्टीमेटली बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे रेलवे इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट में और कंपनी आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के देगी, ये बात पक्की है। दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये कंपनी इंडिया में जितनी भी आपके डोमिनोज़ का वो है फ्रेंचाइजी है उसे ओन करती है और कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से डेट फ्री हो गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं पास्ट फ्यू ईयर में अगर देखें और आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देगी कंपनी। ये कंपनी आजकल के जो न्यू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है उस सेक्टर में इंक्लूड होती है और एक अकेली वहाँ पे कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप है और आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कंपनी बना के देने वाली है। एक बार ऐसे ग्राफ पे अगर नज़र डाल लें तो देखिए दोस्तों कितनी फिनोमिनल पिछले 5 साल में ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 550% कंपनी का स्टॉक बढ़ चुका है पिछले 5 सालों में और ऐसे ही बहुत तेज़ी से स्टॉक बढ़ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों मेरे को एक चीज़ आपको बतानी है कि अगर आप जुबिलेंट फूड के कस्टमर हो सकते हैं डोमिनोज़ के, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि आपको उसमें एक इन्वेस्टर होने से कौन रोकता है। दोस्तों इतने सारे इसका कस्टमर बेस है, इतने सारा इसका कंज्यूमर बेस है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करके इसका इन्वेस्टर बेस भी होना चाहिए। इसमें पैसे खर्च कर रहे हैं तो इससे पैसे कमाने भी चाहिए। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक भी एक प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बढ़िया बैंक है, अच्छा खासा मार्केट कैप है और बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी बैंक प्रोवाइड कर चुका है। और अब हमें इसमें भी एक शेयर होल्डर अपना होने से, एक पोर्टफोलियो में एक शेयर ओन करने से कोई चीज़ नहीं रोकती है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको प्रॉमिस करता है आगे आने वाले कुछ समय में। दोस्तों मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर में अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको बना के देने वाली है आगे आने वाले कुछ समय में। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है तो कोई कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाली है, तो दोस्तों वो मारुति सुजुकी है। लोग पूछते हैं कि ईवी सेक्टर में हमें क्या बाय करना चाहिए, दोस्तों मारुति सुजुकी बाय करना चाहिए, टाटा मोटर्स बाय करना चाहिए। ये कुछ बड़े नाम हैं और इन्होंने ही आगे आने वाले ईवी सेक्टर की जो चेंज आना है उसमें इन सब का ही बहुत बड़ा हाथ होना है दोस्तों कंपनियों का। तो इसलिए ये कंपनी, और साथ में ही बात कर लें मदरसन सुमी की भी, तो मदरसन सुमी भी ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादा काम करती है। दोस्तों ये दोनों कंपनी ऑटो सेक्टर में जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी इनके चार्ट्स भी दोस्तों में विश्वास मानिए बहुत ही अच्छे चार्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है पिछले 5 सालों में, और ये दोनों स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। दोस्तों आगे बात करें नेस्ले भी दोस्तों एक मोनोपोली है, क्योंकि कंपनी बेबी फूड में काम करती है और ऐसे बहुत सारे आइटम्स में काम करती है जो अपने अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर क्या मोनोपोली हैं बेबी फूड्स में। नेस्ले का जो सेरेलैक है उसके अलावा कोई और चीज़ अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में और ना ही कोई चीज़ आएगी। दोस्तों कंपनी का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी के पीयर्स से, तो कंपनी ने आगे आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है और ऑलरेडी बहुत समय से दिखाती हुई आ रही है। आइए इसके ग्राफ को एक बार देख लें। दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 साल में 185% की ग्रोथ दिखाई है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ कंपनी बहुत ही स्टेबल चार्ट के साथ, बहुत स्टेबल ग्राफ के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रही है। अब 25 स्टॉक्स के लिस्ट में 19th नंबर पे आता है पिडिलाइट। दोस्तों पिडिलाइट एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एडहेसिव सेक्टर्स में खाली एक अकेली कंपनी है। जो आप जिसका नाम सोचें एडहेसिव्स में तो फेविकॉल का ही नाम आता है, या फिर अगर फिक्सेंट्स में नाम सोचें तो डॉक्टर पिडिलाइट का ही काम आता है, इसका ही नाम आता है, फिक्सिट का ही नाम आता है। इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पिडिलाइट के बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही मोनोपोली सेक्टर है एकदम। और आइए इसकी देखते हैं स्टॉक प्राइस को एक बार। तो दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री का अगर शेयर प्राइस देखें तो पिछले 5 साल में 28% ग्रो कर चुका है। बहुत अच्छी ग्रोथ है कंपनी की, निफ्टी 50 का एक एसेंशियल कंपोनेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है स्टॉक और आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाला है कंपनी आगे आने वाले कुछ समय में। और पिछले कुछ समय से भी दे पास रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं कंपनी के। तो ये स्टॉक भी एक मोनोपोली के रिगार्डिंग, लार्ज कैप स्टॉक होने के रिगार्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे और लंबी अवधि तक इसे रखेंगे पोर्टफोलियो। दोस्तों सन फार्मा, जैसे जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कोविड का एरा चल रहा है और जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, सन फार्मा भी एक अच्छी खासी मार्केट लीडर है अपनी सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में, और आपको आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स देती जाएगी। दोस्तों SBI कार्ड इंडस्ट्री में, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में जो एक इकलौता प्लेयर लिस्टेड है अभी तक वो है SBI कार्ड, और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्ड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो फैशन है वो बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले कुछ अच्छे समय में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। दोस्तों TCS, इन्फोसिस, TCS और विप्रो 3 IT के स्टॉक मैंने इंक्लूड करे हैं। TCS एक मार्केट लीडर है उन तीनों में से और कंपनी का बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है और शायद रिलायंस के बाद सबसे बड़ा मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का है तो वह TCS है इस मार्केट में। और दोस्तों बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी आपको बना के दे चुके हैं कंपनी, 200-250% रिटर्न्स पिछले 5 साल में, और ये स्टॉक भी आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। आइए देखते हैं इसका ग्राफ एक बार। दोस्तों TCS अब पिछले 5 साल में आपको 181% की रिटर्न बना के दे चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टॉक प्राइस ग्रो कर रहा है और आपको आगे आने वाले लंबे समय में ये अच्छे रिटर्न्स प्रॉमिस करती है कंपनी। दोस्तों अब अगले 2 स्टॉक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम। दोस्तों टाटा मोटर्स और टाटा पावर। टाटा का एक ऐसी कंपनी है जो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर जो है वो आगे आके चमका तो टाटा सबसे ज़्यादा आगे आके चमकने वाली है, क्योंकि टाटा मोटर्स जो है वो गाड़ियाँ बनाएगी और टाटा पावर जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। अगर टाटा वालों की बात करें, टाटा के मैनेजमेंट की बात करें तो उनकी जो अप्रोच है वो आगे आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं वो लोग और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स भी हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने वाले हैं लंबी अवधि के लिए। और दोस्तों लास्ट स्टॉक है वो है विप्रो। दोस्तों अच्छे डिविडेंड्स, अच्छे बोनस और अच्छे रिटर्न्स के लिए अगर कोई स्टॉक जाना चाहता है तो दोस्तों विप्रो है। अजीम प्रेम जी के लीडरशिप के अंडर का स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों से और अब आने वाले इस कुछ सालों में भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की आपको प्रॉमिस करती है, गारंटी देती है। और आइए देखते हैं एक बार इसका ग्राफ।
ये देखिए दोस्तों, अगर हम नज़र डालें ग्राफ के ऊपर तो ग्राफ ने पिछले 5 साल में 236% के रिटर्न दिए हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न है और बहुत ही अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है। और इसी बीच बहुत सारे डिविडेंड स्प्लिट्स भी कंपनी ने दिए हैं, बोनस भी कंपनी ने दिए हैं, कॉर्पोरेट एक्शन भी करती रहती है रेगुलरली। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंपनी भी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी 25 स्टॉक की लिस्ट जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कोई ऐसा स्टॉक है जो इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है और आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अच्छा कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप इन 25 स्टॉक को अभी जाके ख़रीद लें। आप रिव्यू कीजिए, आप इन्हें अपने इनसाइट से देखिए कि इन स्टॉक्स में क्या आपको क्या ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलता है। और मैं आगे आने वाले कुछ समय में इनके टारगेट्स और बाइंग लेवल पे आपके साथ शेयर करूँगा। इससे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आगे आने वाले कंटेंट का वेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।